Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology here. Dear students, आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ फर्स्ट ईयर के सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है डेवलपमेंटल थियोरी, विकासात्मक सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि डेवलपमेंटल थियोरीज़ में हमारे जीन पियाजे, ब्रूनर आदि मनोवैज्ञानिकों के नाम प्रसिद्ध हैं और इनमें डॉक्टर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रमुख है। तो आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसे जानते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और बेसिकली ये प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। पियाजे ने दर्शन की, ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की और उनके इन कार्यों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलवाई। पियाजे ने फ्रांस के बिने के साथ कई वर्षों तक कार्य किया है। आप जानते हैं, बिने का नाम आपने सुना होगा। इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो उनके साथ इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। पियाजे ने बुद्धि के बारे में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती और इसके अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उनका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि में भी विकास होता जाता है। तो बुद्धि को जो एक जन्मजात पहलू माना जाता था उससे सहमति नहीं दिखाई, उसका खंडन किया। इनके अनुसार प्रारंभ में बच्चा सरल संप्रत्यों को ग्रहण करता है, सिंपल कंसेप्ट्स को जानता है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वह कठिन से कठिन संप्रत्यों को भी ग्रहण करने लगता है, सिंपल टू डिफ़िकल्ट। पियाजे का कहना था कि सीखना मैकेनिकल प्रोसेस ना होकर बौद्धिक प्रोसेस होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। सीखना संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसका क्रम सरल से कठिन संप्रत्यय की ओर होता है और बच्चों का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होगा उनमें सरल से अपेक्षाकृत जटिल प्रत्ययों का निर्माण व उनकी उपयोगिता की क्षमता विकसित होती जाती है। और मनोवैज्ञानिकों ने इस संप्रत्यय का निर्माण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन भी कहा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स के ऊपर बल दिया गया है। डॉक्टर जीन पियाजे ने मुख्यतः दो पदों पर अधिक बल दिया है। आइए इन दो टर्म्स को हम समझ लें, क्योंकि इनका प्रयोग बाद में करेंगे हम इस सिद्धांत में। एक संगठन और एक अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा गया है कि बेसिक इंस्टिक्ट होती है और ये इनेट होती है, जन्म से ही होती है, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की। उसको, इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा गया है, अडेप्टेशन कहा गया है। उनके अनुसार बालक प्रारंभ से ही पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में लगा रहता है। जैसा पर्यावरण होगा उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है। जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सम्मुख होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर ज्ञान अर्जित करने में उनकी सहायता करती हैं।
कोई सिंगल यूनिट के रूप में मेंटल प्रोसेसेस काम नहीं करते, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड होकर, इकट्ठे होकर, सामूहिक रूप में संगठित होकर ज्ञान अर्जित करने में सहायता करती है। तो मानसिक स्तर की यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है और वातावरण के साथ समायोजन ये संगठन का ही परिणाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ही रिजल्ट होता है। अनुकूलन भी संगठन की भांति वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की आवश्यक प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि संगठन और अनुकूलन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। वातावरण के साथ व्यक्ति को संबंध संगठन आंतरिक रूप से काम करता है और अनुकूलन बाहरी रूप से काम करता है। इस करके जीन पियाजे ने इस एडेप्टेशन की प्रक्रिया को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। डियर ट्रेनिंग्स, इसके अलावा भी दो जो एडेप्टेशन की सब प्रोसेसेस हैं उनका भी जिक्र किया है। तो आइए जल्दी जल्दी से उनके ऊपर भी चर्चा कर लें, उनको भी जान लें। पियाजे के अनुसार अनुकूलन दो उप प्रक्रिया हैं, एक आत्मसातकरण और दूसरा अकोमोडेशन, असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आत्मसात की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए जो पहले से सीखी स्ट्रेटजी हैं, योजना हैं, या जो उसके मेंटल प्रोसेसेस हैं उनका सहारा लेता है। पहले की सीखी हुई पुराने अनुभव, उन योजनाओं की सहायता लेता है, या जो मानसिक प्रक्रिया है उनका सहायता लेता है। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पियाजे के अनुसार जीव वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसातकरण व्यक्ति की विकसित अथवा विकासशील संरचनाओं में बाहरी तत्वों के समन्वित हो जाने की प्रक्रिया है। इज इट क्लियर? अब दूसरा शब्द था अकोमोडेशन। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में जो सीखी हुई योजना या जो मानसिक प्रक्रियाओं का हमने जिक्र किया, स्ट्रैटेजी और मेंटल प्रोसेस का, अगर इनसे काम ना चले तो समंजन किया जाता है। अगर ये काम ना करें, ये वर्क ना करें, आपके सीखी हुई योजनाएं या जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, तो फिर अकोमोडेशन वर्क करती है। बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन का काम करता है। जब बच्चे के सामने माना कोई नई समस्या आती है तो उसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है, और जिसे दूर करने के लिए उसको आत्मसातकरण या समंजन दोनों प्रक्रियाएं शुरू कर देता है, और इसे ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। अर्थात आत्मसातकरण और समंजन में संतुलन, और ये फिजिकल मैच्योरेशन पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकोमोडेशन को असेमिलेशन की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि बालक अपने परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन दोनों ही प्रक्रियाओं की ज़रूरत के हिसाब से सहायता लेता है। तो अब हम चर्चा करते हैं पियाजे के सिद्धांत के ऊपर, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत रहा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आइए इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करें। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 स्टेजेस में बांटा। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की होती है।
और दूसरी स्टेज को कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 6 वर्ष तक। और तीसरी स्टेज को नाम दिया कंक्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 वर्ष। और 11 वर्ष के बाद की स्टेज को 12 वर्ष से लेकर एडल्टहुड तक जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर में मुख्यतः किन बिंदुओं पर फोकस किया गया, उनके ऊपर हम नज़र देते हैं। यूजेस सेंसेस एंड मोटर स्किल्स आइटम नोन बाय यूज। और उसके बाद उसके जब पोस्ट स्टेज आती है, उससे आगे बच्चा बड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्नड। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 6 वर्ष की होती है, उसका मुख्य बिंदु है सिंबॉलिक थिंकिंग, लैंग्वेज यूज्ड, ईगो सेंटरिंग थिंकिंग और इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस ग्रो, चाइल्ड डिसेंटर्स। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक अप्लाइड, हैज ऑब्जेक्टिव रैशनल इंटरप्रिटेशंस, कंजर्वेशन, नंबर्स, आइडियाज, क्लासिफिकेशन। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में थिंक्स एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकली आइडियाज, ब्रॉडर इश्यूज, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, मोरल एंड इश्यूज एक्सप्लोर। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिनको हम टच करेंगे, जिनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक आपके जानने के लिए एक माइंड मैप के रूप में पेश किया गया है। तो आइए इन चारों स्टेजेस की विस्तृत चर्चा करें। तो पहले जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, अर्थात संवेदी पेशीय अवस्था, हिंदी में हम इसको कहेंगे। संवेदी पेशीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है और ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है, 0 to 2 ईयर। एग्ज़ाम में या टैट में ये क्वेश्चन अक्सर आपको आ जाता है। तो पहली स्टेज 0 से 2 वर्ष की होती है। जन्म के समय बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, केवल सहज क्रियाएँ होती हैं। और पियाजे ने इन्हें सहज स्कीमा, इनेट स्कीमा कहा है। इन सहज क्रियाओं को और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुएं, ध्वनियाँ, रसों, गंधों आदि का अनुभव करता है। थ्रू सेंसेस उनको महसूस करता है। इन अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के परिणाम स्वरूप बच्चा संज्ञानात्मक, आत्मसातन और समंजसन, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन की जो मैंने बात की, अब आप समझ गए होंगे, वो प्रक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं। तो स्मेह के साथ परिवेशीय उद्दीपकों की उपस्थिति से परिचित हो जाता है और इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। तो पियाजे ने इस अवस्था को, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को डिटेल में 6 भागों में बांटा, क्योंकि 2 वर्ष का पीरियड 24 महीने का पीरियड होता है। तो छोटे छोटे सब पार्ट्स में बांटा है कि बच्चा जो जो बड़ा होता है तो उसके ज्ञान का विकास कितना होता है, जो मुख्य बात यहाँ पर कही गई है। तो महसूस करने की प्रक्रिया, जो पहली बच्चा जो है वो अपने सेंसेस के थ्रू महसूस करता है, यही कहा गया। तो देखिए, सहज क्रियाओं की अवस्था जो पहले हमारे 30 दिन की जो अवधि होती है, इसमें बच्चा सहज क्रिया करता है। सहज क्रिया मतलब जैसे किसी वस्तु को मुंह में चूसने की क्रिया, ये बच्चों में सबसे अधिक प्रबल होती है जन्म के बाद और पहले महीने में। और 2 वर्ष की अवधि समाप्त होते होते बच्चे के भीतर जो विचार और कल्पना प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो बड़ी पहली स्टेज की इनिशियल है, पहले महीने की जो रिफ्लेक्सेस, जैसे मुंह में चूसने की अवस्था। और जो जो 2 वर्ष के पीरियड तक वो पहुंचेगा तो बच्चा अपनी क्रिया के परिणामों को समझने लगता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रण में करता है। उसके बाद जैसे ज्यों बच्चा बड़ा होता है, यानी कि 1 माह से 4 माह तक होता है, तो हमें उसको दूसरी उप अवस्था में जीन पियाजे ने बांटा है। इस अवधि के बच्चों में सहज क्रियाएँ कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित हो जाती हैं, वो दोहराई जाती हैं, एक दूसरे के साथ
कोऑर्डिनेट करती हैं, समन्वित करती हैं। तो ये बार बार दोहराई जाने वाली जो क्रियाएं हैं इनको वृत्तीय कहा जाता है, सर्कुलर कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति बिना भय से करना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चा 4 महीने से बड़ा हो गया तो 4 से 6 महीने की जो स्टेज है उसको सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी का नाम दिया है जीन पियाजे ने। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर की करने की अनुक्रिया करते हैं और साथ में सुख पहुंचाने वाली क्रियाएं भी करते हैं जिनसे उनको आनंद की अनुभूति हो। और जो बच्चा फिर उससे बड़ा होता है, 8 से 12 माह तक होता है, उसको स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा का नाम दिया है। इसके अंतर्गत बच्चे अपने गोल्स को प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने लगते हैं कि अपने बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण भी करने लगते हैं और जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं। फिर बच्चा जब 1 साल से 1.5 साल के बीच का जो पीरियड होता है 12 से 18 महीने का, तो टर्सरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था का नाम जीन पियाजे ने इनको दिया है। तो मुख्यतः इसमें कहा गया है कि बच्चे वस्तुओं के गुणों को भूल और प्रयास के द्वारा सीखा करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। गलतियां प्रयास करते हैं, गलतियां होती हैं, फिर सीखते हैं। तो जो ट्रायल एरर थ्योरी से आप परिचित हैं उसके द्वारा बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं भूल और प्रयास के सिद्धांत के आधार पर। और जो बच्चे की 1.5 से 2 साल का जो पीरियड है 18 से 24 मास का, उसको स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूशन का नाम दिया गया है। इस अवस्था के दौरान बच्चे देखी गई वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्वों को समझना शुरू कर देते हैं। तो जो शुरू की अवस्था थी बच्चे की, उसमें जो चीज़ पहले देख लेता था बच्चा, अगर वो उसके सामने से मानो कोई खिलौना है हटा दिया जाए तो उसको वो भूल जाता था। लेकिन अब ये अंत में आते आते इस अवस्था के 2 वर्ष में अगर उसकी अनुपस्थिति कर दी जाए, उसके मानो टेडी बियर की, किसी खिलौने की, तो अब उसको पता लग जाता है कि वो खिलौना था और वो अभी नहीं है, तो उसके अस्तित्व को समझना शुरू कर देता है। पहले वो मानता था शुरू वाली स्टेज में कि ये जो सामने चीज़ होती थी कि ये होती है, अगर वो सामने नहीं होती तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जीन पियाजे का कहना था हमारे इन पहली अवस्था में, सेंसरी जो मोटर स्टेज थी। तो अब उसके बाद जो दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो नाम दिया, जीन पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज का। और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का पीरियड एक शुरू वाली स्टेज और एक आखिर वाली, काफ़ी 5 साल का अंतर है। तो क्योंकि जो 3 साल में होगा बच्चा वो 6ठे या 7वें साल में उसमें अंतर तो आएगा, इस करके उसको 2 भागों में बांटा, एक प्री कंसेप्शनल पीरियड और दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था की। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी प्री कन्वेंशनल पीरियड और अंतर्दर्शी अवस्था क्या होती है। तो बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों में या वस्तुओं या शब्दों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी प्री कंसेप्शनल पीरियड में, यानी कि 2 साल के बाद जो बच्चा अगले तीसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो आसपास की जो वस्तुएं, प्राणियां या कोई शब्द, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये 2 से 4 वर्ष तक के बीच में होती है। बच्चे प्राय अनुकरण एवं खेल के द्वारा सीखते हैं। तो 2 और 4 साल के बीच में जो बच्चे का सीखने का जो एक क्रम होता है, जो विधि होती है, वो खेल के द्वारा बच्चे सीखते हैं। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप से लेते हैं, समझते हैं, जिसको जीववाद का नाम दिया गया। अगर ये खिलौना है, गुड़िया है,
तो उनमें एक अगर वो गिर भी जाए तो उसको चोट लग गई, उसको वैसे संभाल उसकी करेगा, क्योंकि उसमें वो प्राण देखता है, सजीव प्राणियों की तरह लेकर उन जो निर्जीव चीज़ों को भी मानता है। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं, और क्योंकि बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म इस उम्र में ज़्यादा होता है, बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया के द्वारा जो वो उन्हीं के इर्द गिर्द है, तो इसको हम ईगो सेंट्रिज्म का नाम देते हैं, आत्म केंद्रितता का नाम देते हैं। दूसरी अंतर्दर्शी अवस्था जब बच्चा 4 से 7 वर्ष के बीच में चलता है, तो इस दौरान बच्चे अब 4 साल का बच्चा भाषा सीखना शुरू कर देता है। इसके दौरान वे जो बड़ा होता है 4-5 साल का चिंतन करना शुरू कर देता है, तर्क करने लग पड़ते हैं। इस दौरान चिंतन एवं तर्क में कोई लेकिन क्रमबद्धता नहीं होती है, कोई एक बिल्कुल तर्क नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होता है। करना शुरू कर देते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होता। 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में कंक्रीट कंसेप्ट के साथ साथ जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उसका भी निर्माण होने लगता है, और इस उम्र में बच्चे जाकर रटकर अधिक सीखते हैं। क्रैमिंग बच्चे इस उम्र में ज़्यादा करते हैं। जैसे जैसे वो याद कर लेंगे तो 2 और 2 4 होते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं ये उनकी समझ में नहीं आता। इस उम्र में बच्चा रट तो लेगा कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं इसकी समझ अभी बच्चे में विकसित नहीं होती है। और इस अवस्था में बच्चा स्वकेंद्रित और स्वार्थी नहीं होता, अब वह दूसरों के संपर्क में रहकर ज्ञान प्राप्ति करता है। 4 से 7 साल का बच्चा अब धीरे धीरे प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है, और इस अवस्था में लेकिन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का उसको ज्ञान नहीं होता, कि कारण कार्य संबंध का बच्चे को अभी जानकारी नहीं होती। तो हमारी तीसरी स्टेज जिसका जीन पियाजे ने जिक्र किया, उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया गया, स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवधि है। अब 7 से 11 वर्ष की अवधि में बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया। इस अवधि में बच्चे का व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। अब वो ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं और ज़्यादा रियलिटी को समझने लगते हैं। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। अब वो लॉजिकली अपनी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग बिहेवियर है वो डेवलप होने लग पड़ती है, कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है वो धीरे धीरे विकसित होने लग पड़ती है। और कंक्रीट समस्याओं का समाधान तो ढूंढने लगते हैं, परंतु जो अमूर्त समस्याएं के बारे में अभी वो सोच नहीं सकते। इस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकृत करने लग पड़ते हैं। इस उम्र में बच्चे क्लासिफिकेशन करने शुरू कर देते हैं, और इस अवस्था में बच्चे के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग नहीं हो पाती, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, लेकिन बच्चा चिंतन करना शुरू करता है। और चाहे वो कंजर्वेशन की बात हो, संख्या बोध की बात हो, या क्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात हो, वर्गीकरण करने की बात हो, क्लासिफिकेशन की बात हो, तो बच्चा 7 से इस 12 वर्ष का जो बच्चा है वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों में क्लासिफाई कर लेता है। जैसे मीठी वस्तुएं, कड़वी वस्तुएं, खट्टी वस्तुएं, आम, केला, अमरूद ये फल हैं, गोभी, भिंडी ये सब्जियों की कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरीके से बच्चा वर्गीकरण करने की पोजीशन में होता है। यह बच्चा रिलेशनशिप समझ लेता है कि नहीं। जैसे मैथमेटिक कोई एस्पेक्ट को ले लें कि 2 रेखाओं में से कौन सी रेखा बड़ी है, बच्चा इस तरीके से उनका रिलेशनशिप भी समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है।
चौथी स्टेज जीन पियाजे के मुताबिक वो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन होती है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। जीन पियाजे ने बच्चे के ज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की ये अंतिम अवस्था मानी है, जो 12 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है तथा वयस्क होने तक रहती है। 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। अब उनमें थिंकिंग में क्रमबद्धता आने लगती है, जो पिछली अवस्था में नहीं थी। बच्चा चिंतन करना तो शुरू करता था, लेकिन उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता था। अब इस आयु में आकर बच्चा क्रमबद्ध चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, और आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव भी बढ़ते हैं और इनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है। प्रॉब्लम जो सॉल्विंग बिहेवियर है, डिसीजन मेकिंग है, वो बच्चा का समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवधि के बच्चे जो प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ भी समझने लग पड़ते हैं, जो सिंबॉलिक होते हैं। इनका लिटरली वो मीनिंग नहीं होता है, सिंबॉलिक होते हैं। अब वो उस सिंबॉलिक भाषा में कोई चीज़ कही गई तो उसका तात्पर्य समझते हैं कि मुझे क्या कहा गया। तो इस अवस्था में किशोरों के विचार संगठित एवं परिपक्व हो जाते हैं। इस आयु में जाकर एडल्ट्स के जो थॉट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और मैच्योर हो जाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जित करना होता है, और यही इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, लॉजिकल थिंकिंग की क्षमता अर्जित करना। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जानें कि हमने जो ये जीन पियाजे के जो की वर्ड्स थे उनको हमने समझा। जीन पियाजे के जो मुख्यतः 4 स्टेजेज हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो आसानी से मुश्किल की ओर बढ़ता है, उसको सीखता है, आसान चीज़ों से, आसान संप्रत्यों से कठिन संप्रत्यों की ओर जाता है। तो क्या क्या बातें सामने आईं, तो कुछ एक मेन करेक्टरिस्टिक्स हम सरल भाषा में समझें कि पियाजे के अनुसार सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर को जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को जाएगा। एक बात क्लियर है? दूसरा, पियाजे के अनुसार बालकों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव तथा इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। और तीसरा, पियाजे ने इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। यदि शिक्षा का स्तर निम्न होगा तो अमूर्त चिंतन का होता है, और उच्च स्तर की शिक्षा वाले बालकों का चिंतन भी उच्च होता है। और चौथा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है और वह समस्या समाधान क्रमबद्ध और एक लॉजिकल तरीके से करने में सक्षम हो जाता है। और पांचवा, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया की आवश्यकता होती है। तो ये बातें हमने इन 4 स्टेजेज़ों में मुख्य रूप से समझी कि बच्चा आसानी से मुश्किल की ओर बढ़ता है और एडल्टहुड स्टेज में जाकर जो बालक संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास करने में सक्षम हो जाता है और समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध तरीके से व तर्कपूर्ण ढंग से करने में सफल हो जाता है। तो आइए इनका विश्लेषण करें। एक जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो कुछ लिमिटेशंस रहीं, कुछ ड्रॉबैक्स रहीं, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर संज्ञानात्मक सिद्धांत की आलोचना करी कि ये केवल प्रत्यय ज्ञान, नॉलेज कंसेप्ट की व्याख्या करता है, इस करके अधूरा सा लगता है। एक पहलू को लेकर चला, ज्ञान के पहलू को, संज्ञान के पहलू को, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट सा प्रतीत होता है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार जो स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन से पहले बालक तार्किक एवं क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसी रिसर्चेज हैं
उसमें ये पाया गया कि पहले भी व्यक्ति चिंतन कर सकता है। जो उन्होंने कहा कि जो स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन वाली स्टेज में ही चिंतन करता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का उसके जैविक परिपक्वता से सीधा संबंध होता है, लेकिन कहते हैं कि कई सर्सेस ऐसी भी हैं जिनमें से इसके विपरीत सूचना प्रदान की गई है। एक और पहलू को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि यह सिद्धांत बच्चों में केवल संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है, ना कि उसकी कौशलात्मक और भावनात्मक विकास कि ज्ञान के पहलू को तो इम्पोर्टेंस दे दी, लेकिन उसके जो स्किल से संबंधित, उसके इमोशन से संबंधित जो उसका कौशल वाला पार्ट है, उसका जो भावनात्मक पक्ष है, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। एक और इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पियाजे का मत है कि संज्ञानात्मक विकास एक विशेष क्रम में होता है। यह तथ्य भी अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि उसका एक ही क्रम होगा। और एक और बात कही कि पियाजे का यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति के शरीर के भिन्न अंगों की तरह उसकी वृद्धि का विकास भी धीरे धीरे होता है। यह बात स्वयं में पूरी तरह से सत्य नहीं है। वास्तव में बौद्धिक क्षमता का विकास है, ना कि बुद्धि का। जो बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं वो उसका विकास है, ना कि अपने उसकी इंटेलिजेंस का। तो इन बातों को लेकर कुछ प्रश्न खड़े किए गए इस सिद्धांत में। तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांतों की प्रकारों को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी विशेषताओं को मद्देनज़र रखते हुए, या जो कुछ एक प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, तो हम किस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं, हम क्या मानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सीखना बालक के स्वयं और उसके पर्यावरण से अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। एक इंडिविजुअल और एक एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने बल दिया। तो शिक्षकों एवं अभिभावकों को बालकों के उचित एवं प्रेरणादायक पर्यावरण का निर्माण करने में सहायता मिलती है। एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिए हैं, और दूसरा कि इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क एवं विचार शक्ति की प्रकृति को उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में समझ एवं पहचान सकते हैं। टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बच्चे की तर्क व विचार शक्ति की प्रकृति को अलग अलग अवस्थाओं में कैसे होती है, उसको समझने में, उसको पहचानने में मदद मिलती है। क्योंकि डॉक्टर जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को विविध श्रेणियों में विभाजित किया है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, और किसी भी आयु के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण उनके संज्ञानात्मक विकास एवं प्रत्यय निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है। बच्चों के लिए उनकी एज के हिसाब से करिकुलम तैयार करना या कोई कंसेप्ट्स का फॉर्मेशन करना, उसमें बहुत मदद मिलती है इस सिद्धांत के अनुसार कि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को मद्देनजर रखते हुए उस तरह का करिकुलम फ्रेम करने में एक बहुत सहायता मिलती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत हमारे महत्वपूर्ण हैं, एक अध्यापक के लिए या अभिभावकों के लिए या बच्चे के लिए। तो क्योंकि हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम बच्चे के उस विकास के क्रम को, उसके ज्ञानात्मक विकास के क्रम को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में। तो इस तरह से संज्ञानात्मक विकास बहुत एक उपयोगी सिद्धांत है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।